2024 के इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। खाते में पैसे इतने हैं कि कहां लगाएं समझ में नहीं आ रहा है। अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी भूले बिसरे एनडीए पार्टनर से संपर्क साधा जा रहा है और कांग्रेस से और भी नेता इंपोर्ट किए जा रहे हैं। बिल गेट्स के साथ इंटरव्यू किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए, किस्मत हो तो ऐसी, वाह क्या किस्मत है। इलेक्शन से ठीक पहले मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अनाउंस होने के बाद भी ईडी फुल फ्लो में चल रही है। आप और अरविंद केजरीवाल को लिकर स्कैम के फंदे में फांस लिया है और आईटी डिपार्टमेंट ने भारी शिद्दत करके 7 से लेकर 30 साल पुराने केसेस को खंगाला और कांग्रेस के ऊपर 1800 करोड़ रुपए का नोटिस जड़ के मारा। ऑपोजिशन की हालत महंगाई से जूझते हुए आम इंसान जैसी हो गई है। खड़ा तो है लेकिन अंदर से मरा भी है। लेकिन अगर 400 पार होना है तो ऑपोजिशन मुक्त इलेक्शन के साथ साथ चाहिए एक तंदुरुस्त प्रोपोगेंडा मशीनरी। और जो काम 2019 में गोदी मीडिया कर रही थी, वही काम 2024 में गोदी वुड कर रही है, या कम से कम करने की कोशिश कर रही है। और गोदी वुड का नशा गोदी मीडिया से कई गुना और तगड़ा होता है, काफी सक्षम होता है। अरे देखिए, राष्ट्रवाद, धर्म, पाकिस्तान, अस वर्सेस देम पर आधारित न जाने कितने पिक्चरें आई पिछले 5 सालों में, और उनमें से बहुत सारी हिट भी रही। लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। उरी, ठाकरे, गदर 2, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, टू नेम जस्ट अ फ्यू। जो काम 100 एंकर्स चीख के 9 बजे ना कर पाए, वही काम कुछ मूवीज कर सकती हैं। इसीलिए इलेक्शन से ठीक पहले और इलेक्शंस के दौरान कई मूवीज अचानक रिलीज हो रही हैं, हो चुकी हैं, आने वाली हैं। और ये जो देश में सरकार के लिए और विपक्ष के खिलाफ एक क्लियर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं। गोधरा, वीर सावरकर, जेएनयू, बस्तर, रजाकार, आर्टिकल 370, मैं अटल हूं, साबरमती रिपोर्ट, द वैक्सीन वॉर, टू नेम जस्ट अ फ्यू। एक टाइम था जब कंगना और अक्षय के राष्ट्रवाद मूवीज पर कॉपीराइट हुआ करता था, लेकिन अब यह फॉर्मूला मास रेप्लिकेट हो रहा है। लेकिन क्या यह फॉर्मूला 2024 में चलेगा? क्या नफरत की कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या जनता को अब यह खेल समझ में आ रहा है? जानने की कोशिश करेंगे आज के देशभक्त एपिसोड में। और यह भी कि ऐसी मूवीज देखते समय क्या आपको पता चलता है कि आप एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन चुके हैं? नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बॉलीवुड हमेशा ही ऐसा था? हम कुछ नई चीज के बारे में बात कर रहे हैं क्या? क्या बॉलीवुड हमेशा ही डरा हुआ, सहमा हुआ, सिस्टम से ना सवाल करने वाला एक इंडस्ट्री था? इसके लिए हमें जल्दी से थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा और उन मूवीज को देखना पड़ेगा जो आजादी से पहले रिलीज हुए थे। अरे एडिटर, क्या कर रहे हो यार तुम? आजादी के पहले वाला मैंने 1947 में मत ले जाओ। मैं तो कंगना दीदी के पहले वाले आजादी की बात कर रहा था। अब वो कलर में आ गए। तो अब हम 2014 से पहले अगर देखें तो कई सिस्टम को चैलेंज करने वाली मूवीज आई थी। उस समय बॉलीवुड में थोड़ा बूता हुआ करता था। जाने भी दो यारो, मेरा पर्सनल फेवरेट, 1983 में डायरेक्टर कुंदन शाह को एनएफडीसी ने केवल 7 लाख रुपए का फाइनेंस दिया था। उन्होंने प्रोजेक्ट के दौर पर नसरुद्दीन शाह, सतीश कौशिक, ओम पुरी, पंकज कपूर के साथ एक ऐसी पिक्चर बनाई जो क्रोनी कैपिटलिज्म और जो पॉलिटिकल नेक्सस होता था, जो करप्शन होता था, उसकी धज्जियां उड़ाकर इस पिक्चर ने रख दी। एक कल्ट क्लासिक बन गई। रंग दे बसंती 2006, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय आई ये मूवी सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री पर मिग 21 के खराब क्वालिटी को अटैक करता था। इस मूवी को डिफेंस मिनिस्ट्री को दिखाया गया और उनसे कॉन्फर्मेशन ले आ गया। पॉलिटिकल क्लास को मालूम था ये मूवी क्या कर रही है, किसके बारे में बात कर रही है। इस मूवी में प्रोटेस्ट दिखाए गए हैं, गवर्नमेंट में करप्शन को एक्सपोज किया गया है, कैसे गवर्नमेंट एक्टिविस्ट को टेररिस्ट बना देते हैं, ये सब बातें की गई हैं। लेकिन फिर भी ये मूवी रिलीज हुआ और सुपर हिट भी बना। पीके, हालांकि यह मूवी दूसरी आजादी के बाद बनी थी, पर अस वर्सेस देम की बिरयानी तब तक अच्छे से पकी नहीं थी। बाबा हो या मौलाना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर सीधे तरीके से वार करती है। लोगों को धर्म के नाम पर कैसे भटकाया जाता है, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस मूवी ने डिटेल में दिखाया था और सबको टाइट किया था। और तब भी 600 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया पीके ने। ना बैन हुई, ना बॉयकॉट हुई, या फिर थिएटर में ना इसको आग लगा दिया गया।
उससे भी भड़काऊ टॉपिक माचिस, 1996 की मूवी गुलजार डायरेक्टेड माचिस एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को छूता है, इंसर्जेंसी इन पंजाब और कैसे करप्ट पुलिस सिस्टम के वजह से साधारण लोग भी टेररिस्ट बनने की ठान लेते हैं। पंजाब को लेकर और पंजाब की पॉलिटिक्स, जो गंदी पॉलिटिक्स है, इस पिक्चर में दिखाई गई है। लेकिन तब भी उस वक्त की सरकार को यह ना लगा कि इस मूवी से उनकी इमेज खराब हो जाएगी, देश को खतरा हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इनफैक्ट माचिस उस साल की बेस्ट पॉपुलर मूवी का नेशनल अवार्ड भी जीतती है। गुलाल 2009 स्टूडेंट पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में कास्ट का कैसे इस्तेमाल होता है। पता नहीं नेताओं को उस समय ये पिक्चरें बुरी कैसे नहीं लगती थी, कैसे इनको रिलीज की अनुमति मिल जाती थी। शंघाई 2012 कैसे गवर्नमेंट सोशल एक्टिविस्ट पर अटैक करवाती है, डिसेंट को खत्म करने की कोशिश कैसे करती है। सिनेमा का काम सिर्फ बाइसेप्स और बूब्स दिखाना नहीं होता है, उसका एक और अहम रोल होता है सोसाइटी को आईना दिखाना, कड़े सवाल उठाना सिस्टम को कि भैया लोग अपने सेंस में आ जाओ, ये सब क्या हो रहा है देश के पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण खासकर कि बॉलीवुड में हमें दिखता है इमरजेंसी के समय, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ कई डायरेक्टर्स और देवानंद जैसे कुछ एक्टर्स ने एक कड़ा स्टैंड लिया। 1975 गुलजार की आंधी सुचित्रा सेन के कैरेक्टर को इंदिरा गांधी पर आधारित किया गया था, जो अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर राजनीति की तरफ रुख करती हैं। 1978 में आईएस जौहर की नसबंदी पिक्चर, जो संजय गांधी के फोर्स्ड स्टेरलाइजेशन इनिशिएटिव पर आधारित थी। 1978 में ही अमृत नाहटा की किस्सा कुर्सी का, मेरा पर्सनल फेवरेट है, इस पर हमने पूरा एक एपिसोड भी बना के रखा है, एक कल्ट सटायर मूवी जिसे आज माना जाता है। लेकिन उस समय ये सारी पिक्चरों के बारे में जो बात कर रहा हूं उन्हें बैन कर दिया गया था। किस्सा कुर्सी का तो प्रिंट्स कहा जाता है। संजय गांधी और तब की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वीसी शुक्ला ने मिलकर प्रिंट्स ही जला दिए थे। लेकिन एक फैक्ट क्लियर है कि देश की पहली इमरजेंसी में बॉलीवुड ने कुछ हद तक कोशिश की, सवाल पूछने की, आईना दिखाने की। दूसरी इमरजेंसी में मानो आत्मसमर्पण कर दिया है, आओ भाई चला दो हमारे ऊपर बुलडोजर। ट्विटर पर मैंने एक सिंपल सवाल पूछा कि पिछले 10 सालों में बस 3 ऐसे पिक्चरें बता दो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से, जहां बॉलीवुड ने आज के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया हो। आज के, नॉट 70 साल वाला, अभी का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया हो। अभी तक मैं जवाब का इंतजार ही कर रहा हूं। जोराम, आर्टिकल 15, अफवाह, भक्षक, भीड़, ऐसी सोशली रेलेवेंट पिक्चरें तो बनी हैं, कुछ सवाल सोसाइटी की तरफ जो उठी हैं वो दिखाया है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स को आड़े हाथ किसी ने नहीं लिया, किसी की हालत नहीं है। उल्टी कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी मॉडल को अपनाया गया है। कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और 90s में सरकार की मिलिटेंसी के सामने जो हार है उस पर आधारित पिक्चर है। अच्छी बात है, इसको दिखाना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ वो हमारे इतिहास का एक घिनौना सच है। लेकिन इस मूवी ने उस सच को दर्शाने के बहाने अस वर्सेस देम का नैरेटिव खूब अच्छी तरीके से चलाया। यह बताना जरूरी नहीं समझा कि पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने कश्मीरी पंडित्स को तो मारा ही मारा, लेकिन उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मुसलमानों को भी मारा, क्योंकि उनका एजेंडा था हमारे देश को खत्म करना, सिर्फ एक ग्रुप को नहीं। लेकिन सिलेक्टिव नैरेटिव खूब हिट हुआ, लोगों ने खूब उसे पसंद किया, खूब रोए लोग पिक्चर देखकर। 25 करोड़ की बजट में बनी हुई पिक्चर उससे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाती है। फिर आई केरला स्टोरी। 3 का 30,000 कैसे बनाया जा सकता है, हमें इस पिक्चर ने दिखाया। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने साफ झूठ और नफरत पे बनाई एक पिक्चर, जिसे कहा फैक्चुअल मूवी है, कि कैसे केरला में आईसिस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, सरकार को उसके बारे में मालूम नहीं, और कैसे 20-30 हजार महिलाएं यहां से चली गई हैं और रेगिस्तान में, सीरिया में दफना दी गई हैं, आईसिस स्लेव बन गई हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और मूवी के पहले एक डिस्क्लेमर लगवाना पड़ा कि यह मूवी वर्क ऑफ फिक्शन है। लेकिन तब तक 30 करोड़ की पिक्चर करीबन 300 करोड़ कमा चुकी थी, सुपर ब्लॉकबस्टर हिट बन चुकी थी। काम बढ़िया चल रहा था, थोड़ा सा सच, बहुत सारा मसाला, ढेर सारा हिंदू मुस्लिम, अस वर्सेस देम, नफरत और ज्यादा नफरत, सुपर हिट फॉर्मूला ऑफ बॉलीवुड। और यह पहली बार नहीं हो रहा था, ये प्रोपोगेंडा वाली मूवी बनाने की एक प्रथा चली आती है ग्लोबल स्टेज पर। सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा हूं। रशिया में लेनिन ने कम्युनिज्म का मैसेज स्प्रेड करने के लिए, अक्टूबर रेवोल्यूशन को पॉपुलराइज करने के लिए ट्रेन चलवाई। ट्रेन में पैम्फलेट, आर्टिकल और ट्रेन में मूवीज दिखाई गई पूरे देश भर में, जिससे लोग समझ पाए कि भाई ये क्या है और उनका प्रोपोगेंडा फैले।
जर्मनी में इस प्रोपेगेंडा को एक और लेवल ऊपर लिया गया। हिटलर ने अपने नाजी एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को बैठाया, लेनी राइफेनस्टाल। उन्होंने पिक्चरें बनाई, ट्रायम्फ ऑफ विल, विक्ट्री ऑफ फेथ, डे ऑफ फ्रीडम। इस मूवी बनाकर यह साबित किया गया कि हिटलर जो कर रहा है वो सही कर रहा है, कुछ सोच के कर रहा है, जर्मनी के अच्छे दिनों के लिए कर रहा है और लोगों को उसका साथ देना चाहिए। जो काम कम्युनिस्टों ने रशिया में किया, नाजीज ने जर्मनी में किया, वही काम गोदीवुड आज कर रहा है भारत देश में। लेकिन क्या यह प्लान सफल हो रहा है? यह दिलचस्प सवाल है और इसको देखने के लिए पिछले कुछ महीनों में जो पिक्चरें आई हैं कश्मीर फाइल्स और केरला मॉडल पर, उन्हें थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि यह मॉडल सक्सेसफुल हो रहा है या फेल हो रहा है। गांधी वर्सेस गोडसे, गांधी और गोडसे को एक ही सेंटेंस में डाल दिया। यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्राइम है, पर एजेंडा तो गोडसे को जस्टिफाई करना है। मूवी से बढ़िया ऑप्शन आपके पास है नहीं। राजकुमार संतोषी जैसे नामी गिनामी डायरेक्टर ने यह पिक्चर बनाई और 80 लाख का बिजनेस किया सिर्फ ओपनिंग डे पर, और उसके बाद यह सीडी पर गिरता ही रहा। क्यों? क्योंकि यह पिक्चर ना गांधीवादियों को पसंद आई और ना गोडसे वालों को। गोडसे वालों ने तो पिक्चर देखने के बाद बोला, अम्मा मारो गोली इस पिक्चर को। फिर आता है सवाल वैक्सीन वॉर का। यह मूवी इंडिया की वैक्सीन के बारे में कम और उस वैक्सीन को क्वेश्चन करने वाले लोगों पर ज्यादा है, जो बात कर रहे थे कि भाई ये जो इंडिजिनस वैक्सीन है उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बहुत ही क्लीशे तरीके से टूल किट के बारे में बताया गया है। पूरी कोशिश की गई है यह दिखाने के लिए कि इंडिया के अंदर ही वैक्सीन बनाने वालों के बारे में प्राउड ना होकर सवाल लोग पूछते हैं। लिबरल इकोसिस्टम को दबाना, उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। वैसे वैक्सीन के अगेंस्ट तो बहुत लोगों ने बयान दिए थे। कोरोना से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे। लेकिन कश्मीर फाइल्स को पसंद करने के बाद जनता ने इस मूवी को बिल्कुल ठुकरा दिया। कश्मीर फाइल्स के अपार सफलता के बाद वैक्सीन फाइल सिर्फ 10 करोड़ मात्र कमा पाई बॉक्स ऑफिस पर। द केरला स्टोरी के मेकर्स ने भी सोचा, अरे वाह, लोग तो नशे में हैं, एडवांटेज लिया जा सकता है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी बनाई एक और पिक्चर, बस्तर द नक्सल स्टोरी। इंडिया में नक्सल्स अटैक पर बनी यह पिक्चर केरला स्टोरी के डायरेक्टर, केरला स्टोरी की हीरोइन, केरला स्टोरी की फॉर्मूला पर बिल्कुल आधारित है। अरे एक बार लोगों को गधा बना सकते हो तो दूसरी बार भी बना सकते हो ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह पिक्चर नक्सल बॉम्ब की तरफ बॉम्ब ही कर गई। अदा शर्मा के फ्लॉप करियर में एक और फ्लॉप पिक्चर ऐड हो गई। लगता है लोगों को वही घुट्टी बार बार पीने में इंटरेस्ट नहीं है। पहले की हेट स्टोरी में मल्लिका शेरावत हुआ करती थी और बहुत सारा स्लीज हुआ करता था। आज के हेट स्टोरी में ढेर सारा हेट और सिलेक्टिव हिस्ट्री होता है। यही कोशिश रजाकार मूवी में की गई। हैदराबाद जेनोसाइड पर बनी यह पिक्चर सिर्फ 1 या 2 करोड़ कलेक्शन कमा पाई बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि इस पिक्चर का एजेंडा एक जो इतिहास है, जहां गलतियां हुई है जिस इतिहास में, उसे एक्सप्लोर करना, उसको डॉक्यूमेंट करना नहीं है। एजेंडा सिर्फ नफरत फैलाना है और यह अब लोगों को दिखने लगा है। गोदीवुड व्हाइट वॉश करने की भी खूब कोशिश करती है। मैं अटल हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनी पर बनी यह पिक्चर बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश की गई। अटल बिहारी वाजपेयी को लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की गई। लेकिन पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज भी इस पिक्चर को बचा नहीं पाए, क्योंकि एक बायोग्राफी में एक इंसान की अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी कमजोरी, उसकी ताकत सबको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। लेकिन हम यहां बायोपिक बनाते हैं सिर्फ सफेदी करने के लिए, तो बॉक्स ऑफिस पर यह भी फ्लॉप हो गया। लेटेस्ट एग्जांपल इस फ्लॉप शो में गोदीवुड का फेलियर वीर सावरकर, जिसके लिए रणदीप हुड्डा ने अपनी जान लगा दी। जान नहीं, तन मन धन, सच्ची बोल रहा हूं। क्योंकि वो कहते हैं कि इस पिक्चर को चलाने में, बनाने में, इसको बड़े पर्दे पर लाने में हुड्डा ने अपने पिताजी की खरीदी प्रॉपर्टी भी बेच दी। लेकिन लोगों ने यह पिक्चर नहीं देखी। अरे भाई, व्हाट्सएप पर रिलीज कर दो, फ्री डेटा के साथ लोग आराम से यह पिक्चर देखेंगे। वैसे कंगना ने तेजस, वो व्हाट्सएप पर भी लोगों ने फ्री में देखना मना कर दिया। इसीलिए अब 10 फ्लॉप के बाद कंगना राजनीति में आ रही है। अब कम से कम जो काम इनडायरेक्टली कर रही थी गोदीवुड के थ्रू, डायरेक्टली तो करेगी। कई हेट मूवीज फ्लॉप कर रही हैं, लोगों को सच दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब कतई मत समझिए कि यह फॉर्मूला फ्लॉप हो चुका है, पूरा का पूरा एजेंडा एक्सपोज हो चुका है।
अब देखिए ना, सरकार की अपार सफलता दिखाने के लिए उरी मूवी की जो पूरी टीम है उन्होंने बनाई आर्टिकल 370। आदित्य धार की प्रोडक्शन में बनी, स्टारिंग यामी गौतम, सेम फॉर्मूला, लेकिन मूवी बहुत ही स्लिक अंदाज में बनाई गई और लोगों को जेन्युइनली ये पिक्चर पसंद आई। क्योंकि मेरे ख्याल से लोग जेन्युइनली सोचते हैं, वो ऑनेस्टली सोचते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में अब शांति आ चुकी है, लोग खुश हैं वहां। आर्टिकल 370 आने के बाद लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि 3 साल से वहां इलेक्शन ही नहीं करवाया गया है। लेकिन मूवी की टाइमिंग अच्छी थी, 100 करोड़ से ज्यादा पिक्चर कमा गई। तो सवाल यह है कि आर्टिकल 370 अब एक एक्सेप्शन रहेगा इस गोदीवुड में, या सवरकर, बस्तर, वैक्सीन फाइल्स के तरह बाकी की पिक्चरें जो आने वाली हैं वो भी एकदम फ्लॉप होंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। क्योंकि जो एजेंडा है अब वो छुपा नहीं है, अब वो आउट इन दी ओपन हो गया है। जेएनयू पर आधारित पिक्चर, उस यूनिवर्सिटी को कलंकित करने के लिए अब आप एक पूरी पिक्चर बना रहे हो जिसमें प्रोटेस्ट हुए थे, बिल्कुल हुए थे, लेकिन जो आज भी सरकार की आंकड़ों पर, रैंकिंग्स पे नंबर 1 आती है पूरे देश में। साबरमती रिपोर्ट आ रही है पिक्चर, पुराने जख्मों को जानबूझ के खरीद रहे हो आप, और वो भी इलेक्शन के ठीक बीचों बीच। क्या मास्टर स्ट्रोक चलाया। अब आप ये मत तो बोलना मुझे कि ये सब कोइंसिडेंस है, सब माया है, और ये मूवी से देश के पॉलिटिक्स में थोड़ी ना कोई इंपैक्ट पड़ेगा। ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है। अब आप कह रहे हो कि इसको बैन कर दो, मैं तो कभी नहीं कह रहा हूं बैन करो, लेकिन एक फिल्म मास मार्केटिंग, मास प्रोपेगेंडा जरूर करती है, कभी अच्छा कभी बुरा। अच्छे का एग्जांपल देख लेते हैं। 3 इडियट्स के बाद घर घर में कम से कम ये डिस्कशन तो होना स्टार्ट हो गया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग छोड़कर भी कुछ ना कुछ करियर बन सकता है लोगों का। पिक्चरें बनती हैं जब होमोसेक्सुअलिटी, सेक्स एजुकेशन पर, ओ माय गॉड पार्ट 2 की अगर आप बात कर लें, तो धीरे धीरे सोसाइटी में इन चीजों पर डिस्कशन होता है, दिमाग खुलने लगता है। नेगेटिव चीजें भी होती हैं। अरे आप अगर देख लीजिए एनिमल का एग्जांपल, एनिमल को देखकर चैट्स के अंदर जो छुपा हुआ अल्फा मेल है वो कूद कूद कर बाहर आने लगा। और कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी देखने के बाद लोगों ने क्या कहा, नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, वो इस्लामिक टेरर है। अकॉर्डगन की माँ की कि अपने धर्म को मानो, अपने धर्म के लड़के से प्यार करो। मतलब मूवीज इंपैक्ट तो क्रिएट करती हैं, और प्रोपेगेंडा मूवी का मैसेज क्लियर रहता है। एक कम्युनिटी के कारण सारी प्रॉब्लम होती है। कैसे एक ग्रुप जो एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है, जो ग्रुप जो सरकार से सवाल पूछती है, जो आपको खतरे में डालती है, प्रोपेगेंडा अगर गवर्नमेंट के फेवर में है तो गवर्नमेंट उसे भी प्रमोट करती है। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज के देश में बड़े बड़े पोजीशन पर बैठे मंत्री लोग भी पिक्चरों को प्रमोट कर रहे हैं। पर क्या करें भाई, जब इलेक्शन जीतना है और जब आपके पास जमीन पे क्या काम हुआ है ज्यादा दिखाने के लिए है नहीं, लोगों की जेब खाली है, महंगाई बढ़ रही है, तो फिर आपको यही सब दिखाना पड़ेगा ना कि खतरे में है। पिक्चर कैसे दिखाती है? कमेंट सेक्शन पे बताइए मुझे कि इनमें से कितनी पिक्चरें आपने देखी है। जाहिर है ज्यादा नहीं देखी होंगी, नहीं तो फ्लॉप तो इतनी बुरी तरीके से नहीं की होती। लेकिन क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि कल का बॉलीवुड आज का गोदीवुड बन गया है? और अगर ये एपिसोड देशभक्त का आप 31 मार्च को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे हैप्पी बर्थडे भी लिख दीजिए। अरे भाई बर्थडे तो है, ठीक है, लेकिन काम हमारा जरूर जारी रहेगा, और आपके जो विशेस हैं, आपके जो गुड विशेस हैं और आपके जो सपोर्ट है, उसी के वजह से देशभक्त और हमारी जो छोटी सी टीम है, अब एडिटर है, हम लोग काम करते आए हैं। हमारा काम जो है वो हम करते रहेंगे। हम जिस तरीके का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो हमारे देश को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, हमारे देश में जो जहर मिलाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम बार बार एक्सपोज करते रहेंगे, चाहे वो बड़े पर्दे पर हो या वो पॉलिटिकल स्टेज पर हो, वो काम हम जरूर करते रहेंगे। तो हैप्पी बर्थडे टू मी एंड हैप्पीनेस एंड जॉय टू ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ देशभक्त। आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट बस मिलता रहे तो हमारा ये सफर, और स्पेशली अगले इलेक्शन में कवरेज में, वो आगे बढ़ता रहेगा। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।